टक टकाटक कमला बाटुली लगाए, परदेसा मुलुका बेघर बुलाए। टक दीपावली का समय था, लोगों ने बोला यार अरे कहाँ जुआ खेल रहा है भैया, कहाँ ये कहाँ चलते हैं आज की दुनिया में, ऐसे ऐसे कैसे कलाकार आते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो हम भी ट्राई मार लेते हैं, चलो दीपावली ये नहीं खेला तो वो खेला। तो मैं उन्हीं के गाने सुनता था, उन्हीं के गाने सुन के ही प्रेरित हुआ मैं। घमकानी होड़ो की बाजी घम घम रे घम घमा घमकानी होड़ो की बाजी घम घम रे घम। आप मेहनत करोगे, आपके 1 लाख से ऊपर जब फॉलोवर जाते हैं तब आप उसमें अर्निंग कर पाते हैं। अब 1 लाख फॉलोवर एक सॉन्ग से कभी नहीं कर सकते हैं आप। 75,000 रुपये एक गाने को हम रिलीज़ करने तक लगा लेते हैं, उसके बाद वो एक गाना आपको कभी 75,000 नहीं दे सकता है। आप कुछ टाइम के लिए आप डांस करोगे, कुछ टाइम के लिए आप डीजे घूमोगे, कुछ टाइम के लिए आप बहुत आगे उछल कूद कर लोगे, लेकिन आपको आना उसी जगह पे है जहाँ जो आपकी संस्कृति है, जो आपका संगीत है। हमारी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती है हमारी भाषा की, तो हमने घर में सीखा है माँ बापों से, अपने गांव से, कि अपने अड़ोस पड़ोस से। वहाँ पे क्या होता है कि सभी लोग अपनी बोली भाषा बोली जाती है। तो आप घर से बाहर हो, शहरों में हो, तो अपनी बोली भाषा तो अपने माँ बापों को भी पता है। तो मैं प्रयास ये करो कि घर में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बोली भाषा का यूज़। उस समय एक टाइम देखा ना मैंने, 15 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल पढ़ा है। आज जब मैं जाता हूँ घर में, तो मेरे घर तक तो रोड नहीं है अभी मेरे। सभी का मान सम्मान करो, आपको खुद ही मान सम्मान मिल जाएगा। जैसे मेरी छुट्टी, आज मैं ज्वाइनिंग हुआ, दूसरे दिन सुबह खबर मिलेगी, वो तो ऐसा हो गया कि हाँ ललित मोहन जोशी अभी भी गा रहे हैं। कई लोगों को ये भी हो गया था कि काफ़ी टाइम मैंने बीच में गैप कर दिया था, 5 साल 6 साल मैंने गाने बिल्कुल बंद कर दिए थे। लोगों ने सोचा कि वो छोड़ दिया, उन्होंने काम ही छोड़ दिया भाई। अब कई लोग तो बोलने लगे कि वो तो इस दुनिया से भी चले गए, अब नहीं आते। कोई ये तो ना कि कहे कि यार आपके पापा तो बहुत अच्छे गाना गाते थे, हाँ आपको तो कुछ आता नहीं है। आप लोक संगीत पे फोकस रखोगे तो आप लॉन्ग टाइम रहोगे। चत बैसाखा मेरा मुन शारा, क्या भलो रंग रंगीलो मील माजो हारा। बदलते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदली है, और जब टेक्नोलॉजी बदली तो संगीत की दुनिया में भी नया नया कुछ होता रहा, और उस होने में कैसेट कहीं खो गई, सीडीज़ कहीं खो गई, और आज ज़माना है सोशल मीडिया का, यूट्यूब का। इस यूट्यूब के सेंसेशन में कई नए गायक बने, कई नई आवाज़ें आईं और कई नए गीत आए जिनकी चर्चा हुई और फिर वो ठप हो गए। लेकिन कैसेट के ज़माने के कुछ ऐसे गीत हैं जो आज भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं और दिल में जगह बनाए हुए हैं। और ऐसे ही कई गीत हमारे कुमाऊं क्षेत्र से भी आए। जब 2000 का ज़माना था, जब कैसेट्स आ रही थी, तब एक नौजवान लड़का पहली बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया और उसने जो गाना गाया, टक टकाटक कमला, वो गाना आज तक लोगों की ज़ुबान पर है। इस गाने को गाने वाले वो शख्स जो देश सेवा के साथ लोक सेवा भी कर रहे हैं, ललित मोहन जोशी जी, वो आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सबसे पहले। और मैं आज घुघुती चैनल विकास जोशी जी से रूबरू हूँ और आपके समक्ष हूँ, और आपके समक्ष जो पब्लिक के बीच में आपके चैनल के द्वारा आ रहा हूँ, तो मैं तहे दिल धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने एक अमूल्य समय मुझे दिया और पब्लिक के बीच लाने का और पब्लिक के बीच 4 बातें शेयर करने का। ये आपका बड़प्पन है कि पब्लिक के बीच हम आपको नहीं ला रहे, आपने जो काम किया है वो ख्याति पाई है जिससे लोग आपको पसंद करते हैं। और इसी के साथ हम इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। और मुझे लगता है कि इंटरव्यू की शुरुआत करने के लिए टक टकाटक कमला जो गाना है वो एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं जब आज तक में काम कर रहा था, तो जब उन्हें मालूम पड़ा कि मैं पहाड़ी हूँ, उत्तराखंड का हूँ, तो उन्होंने बोला अच्छा तुम वहाँ के हो जहाँ का वो गाना है टक टकाटक कमला।
तो आपका वो गाना इतना फेमस हुआ था कि जो गढ़वाली या कुमाऊनी नहीं था उन तक भी पहुंच रहा था। दाजू, हम आपके जीवन पर और आपकी संगीत की यात्रा पर बात करेंगे, लेकिन इस गाने से अगर हम शुरुआत करें तो इंटरव्यू पर 4 चाँद लग जाएंगे। प्लीज़। तो 2 लाइन मैं पहले शुरुआत ही टकटकाटक से करूँगा। टक टकाटक कमला बाटुली लगाए, परदेसा मुलू का बेघर बुलाए। टक टकाटक कमला बाटुली लगाए, परदेसा मुलू का बेघर बुलाए। जब याली दगाड़ा परदेस घूमला, जब याली दगाड़ा परदेस घूमला। माया की जाले माँ घर बार बनौलो, माया की जाले माँ घर बार बनौलो। टक टकाटक कमला बाटुली लगाए, परदेसा मुलू का बेघर बुलाए। बहुत बहुत खूबसूरत सर। इसी से शुरुआत आगे मैं सवाल रखूँगा। टक टकाटक कमला, ये गीत, इसकी रचना कैसे हुई और कब ये गीत आया, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं स्कूल टाइम से काफ़ी गीत संगीत से जुड़ा हुआ था, और जब मैं अपने लगभग 2000-2001 के बीच में मैंने गाने तैयार करने शुरू करे। उस समय नीलम कैसेट में रिकॉर्डिंग हुआ करते थे। सुरेश प्रसाद सुरीला जी उस समय एक बैठी जा वो सरिता वड्डा गाड़ी में, उनकी वो कैसेट आई थी। तो उन कैसेटों को देख के हम प्रेरित हुए कि यार इस टाइप के साउंड म्यूजिक, एक डिजिटल जो आज के समय में आ रहा है, तो यार हम भी थोड़ा वो इस टाइप से आगे चलें। तो इसी सिलसिले में एक दिन मैं अचानक दिल्ली जा पहुंचा। दिल्ली जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने उस कैसेट के रेपर में देखा कंपनी का एड्रेस, मैं सीधे एड्रेस देख के मैं कंपनी पहुंच गया। मैंने वहां गया तो उसी समय सुरेश प्रसाद सुरीला जी भी वहीं पे पहुंचे हुए थे। तो उनने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, उन गाने आने लिखे हैं आपने, यदि आप गा सकते हो तो आप एक बार ट्राई मार लो। हमने थोड़ा वहाँ सुनाया, उनने कहा भाई तुम्हारा फाइनल है, 15 दिन के बाद आओ और तुम अपने गाने रिकॉर्डिंग करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने गाने तैयार करे थे 15-20, मैंने उसमें से 8 गाने सिलेक्शन करे, रिकॉर्डिंग कर दी। और दीपावली का समय था, लोगों ने बोला यार अरे कहाँ जुआ खेल रहा है भैया, कहाँ ये कहाँ चलते हैं आज की दुनिया में, ऐसे ऐसे कैसे कलाकार आते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो हम भी ट्राई मार लेते हैं। चलो दीपावली ये नहीं खेला तो वो खेला। तो किस्मत इतनी अच्छी रही कि पब्लिक का इतना प्यार रहा और इतना सम्मान रहा कि आज भी लोग सुनने को जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले कमला। एक्चुअली नहीं, ये एक्चुअली कालजयी रचना है और आज भी लोगों के दिमाग में ये गाना बैठा हुआ है। आपकी पहली एल्बम मेरे ख्याल से 2001 में आई, तेरी भोली अनवारा। ये यहाँ से आपके करियर की शुरुआत हुई, जो आधिकारिक करियर की शुरुआत बोलेंगे। लेकिन सर उससे पहले की अगर हम बात करें, बचपन के जो ललित हैं, उन्होंने कहाँ से उन्हें संगीत सीखने की प्रेरणा मिली, या संगीत कहाँ से उन्होंने सीखा है, कैसा बचपन रहा, उसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, मैं छोटा सा बच्चा था, गाने बजाने का काफ़ी शौकीन रखता था। मैं रामलीला में जाया करता था और वहाँ भी गाने गाया करता था। कहीं कोई फंक्शन होता था, 15 अगस्त हो गया, कोई भी स्कूल में, वहाँ मैं हमेशा भाग लिया करता था। प्रेरणा उस समय आकाशवाणी रेडियो हुआ करते थे, रेडियो में गाना सुनते थे हम लोग। आकाशवाणी में नजीबाबाद से गोपाल बाबू गोस्वामी जी के, नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने चलते थे, तो मैं इनके गाने सुनता था। क्योंकि जो गाने आज मैं कहता हूँ कि गोपाल बाबू गोस्वामी और नरेंद्र सिंह नेगी जी दे सकते हैं, वो कोई नहीं दे सकता है। तो मैं उन्हीं के गाने सुनता था, उन्हीं के गाने सुन के ही प्रेरित हुआ मैं। और मैं उनके गाने सुन के मैं 2000 तक उनके गाने सुन के अपने आप गाने लिखने शुरू कर दिए मैंने। और मैं कॉलेजों में भी, मुंशारी इंटर कॉलेज में भी मैं 1 साल संगीत मास्टर रहा, जिसमें कि हमें कोई संगीत का ज्ञान भी नहीं था। तो उनने एक मेरे लिए मोटिवेशन वाला काम हुआ वो, कि उनने कहा भैया इसको थोड़ा ऐसा है, कॉलेज में गाने बजाने गाते हैं, थोड़ा बजाएंगे तो लोगों को थोड़ा
प्रोत्साहन मिलेगा और आगे भी ये बच्चा क्या पता आगे जा सकता है। तो उसके बाद मैंने कॉलेज भी वहाँ पे मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, तो उसके बाद मैंने 1 साल के बाद मैं सेना में भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद मैंने आगे की तैयारी करी। बचपन से ही मेरा एक शौक़ था और सपोर्ट था कि माँ बापों का भी, कहीं पे भी कोई फंक्शन होता था तो कभी ये नहीं था हाँ चलो यार बेटा चलो मेरे बच्चे को गवा दो, तो उनका भी एक बड़ा योगदान रहा। और फिर साथ में जब मैं आर्मी में ज्वाइन हुआ तो वहाँ भी मेरे पास एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था और उस ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से ही मुझे काफ़ी प्रेरित हुआ कि यार ये चीज़ से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और मैं इसको छोड़ूंगा तो शायद मैं पीछे रह जाऊंगा। वहीं से मैंने अपनी काफ़ी चीज़ें सीखी। वहाँ भी मेरे काफ़ी गुरु हैं जो अभी आज रिटायर हो गए हैं, तो वो भी मेरे गुरु रहे हैं और उनका भी काफ़ी योगदान रहा है मेरे करियर में बनाने। चलिए तो इसको आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। हाल ही में आपका एक नया गाना आया है जो मीना राणा जी के साथ आपने गाया है, और वो गाना अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हमारे जो व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, 2 लाइनें सर उसकी भी हो जाए हमारे लिए। जी, काफ़ी सॉन्ग हैं मीना राणा जी के साथ मेरे, काफ़ी सॉन्ग हैं। मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड की सुर कोकिला हैं और सबसे बेस्ट सिंगर हैं आज की डेट में भी। और साथ में मीना राणा जी के हस्बैंड हैं संजय कमोला जी, उनका जो म्यूज़िक रहता है उत्तराखंड की संस्कृति को लेके, एक जो मेन कल्चर जो हमारी लोक संगीत है वो उनके अंदर भरी हुई है। तो उनने हर गाने में जो भी हमने उनके वहाँ आज तक रिकॉर्ड कर रखे हैं, लगभग मैंने शुरुआत ही लगभग पहली एल्बम 2-3 एल्बम के बाद ही मैंने जो आज तक काम किए, कम से कम 15-20 साल उनके साथ काम करते हुए हो गया है। ऐसे ऐसे गाने दिए हैं उनने, ऐसे ऐसे म्यूजिक दिए हैं, तो काबिले तारीफ़ है। तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा क्योंकि मीना राणा जी और मेरा एक इससे पहले भी एक सॉन्ग आया था तेरखुटा झांवरी, काफ़ी ट्रेंडिंग में चला और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उस सॉन्ग का भी आया। और अभी जो लेटेस्ट सॉन्ग आया है घमकनी उड़की, तो मैं उसको भी सुनाऊंगा और वो भी बहुत अच्छा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो 2 लाइन सुनाऊंगा, डुएट सॉन्ग है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। घमकनी हुड़की बाजी घम घम रे घम घम घमकनी हुड़की बाजी घम घम रे घम घम घमकनी हुड़की बाजी घम घम रे घम। वक्त बदल रहा है, जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि टेक्नोलॉजी नहीं आई तो हर क्षेत्र में नहीं आई। आपने जिस ज़माने में शुरुआत की उस ज़माने में पहले कैसेट्स थी, फिर सीडीज़ आई। एक ऐसा दौर था जहाँ पर गायकों को कमाने के अच्छे ज़रिए थे, अच्छे मौके थे। और आज आपका सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, जब व्यूज़ आएंगे तो ही कहीं ना कहीं पैसे मिलेंगे और ख़र्च बहुत ज़्यादा होता है। तो सर मैं आपकी इस पर राय जानना चाहूँगा कि जो दौर बदला है, हमने कैसेट से सोशल मीडिया पर जो ये ट्रांजिशन किया है, इससे एक गायक के तौर पर आपकी ज़िंदगी में क्या बदला? क्या जो खर्च आप कर रहे हैं क्या वो वसूल पा रहे हैं, या फिर क्या सरकारों को कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है ताकि हमारे गायक जो हैं, लोक कलाकार जो हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पर उनकी कम से कम बेहतर आमदनी हो सके? बिल्कुल सही कहना है आपका, क्योंकि मैंने ये दौर देखा है। मैंने कैसेटों का दौर देखा। कैसेटों में हम क्या काम करते थे, हम 8 गाने एक रिकॉर्ड करते थे। 8 गाने रिकॉर्ड करने के बाद हम रिकॉर्डिंग करते थे, अपना पैसा लेके आ जाते थे। आदमी कोई भी काम करना है वो इकट्ठे पैसे मिलता था। उसके बाद सीडी का दौर आया। सीडी का दौर आया तो चलो वो सीडी वीडियो जो भी काम करना था वो कंपनी का काम था, तो वो कंपनी हमको पैसा देती थी। आज ऐसा समय आ गया सोशल मीडिया का, यूट्यूब का जरिया हो गया। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, आप मेहनत करोगे, आपके 1 लाख से ऊपर जब फॉलोवर जाते हैं तब आप उसमें अर्निंग कर पाते हैं। अब 1 लाख फॉलोवर एक सॉन्ग से कभी नहीं कर सकते हैं आप। उस 1 लाख फॉलोवर सब्सक्राइब बनाने के लिए आपको यूट्यूब में कम से कम 200 वीडियो लगभग डालने पड़ेंगे। वो भी एक बहुत जुनून वीडियो होंगे जो अपनी लोक संस्कृति से जुड़े होंगे, या तो फिर ऐसे सॉन्ग होंगे कि जो बिल्कुल ही कुछ उल्टा पुल्टा होगा जो रातों रात आदमी को चमका देगा।
तो ये माध्यम भी ऐसा है कि आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन पैसा कमाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा भी मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आप इकट्ठा पैसा नहीं कमा सकते हो। आज हम काम कर रहे हैं अपने चैनल के लिए, मैं खुद अपना चैनल चला रहा हूँ, मुझे 1,60,000 से ऊपर सब्सक्राइब हैं, जिसमें मेरी अर्निंग आती है कभी 25,000, कभी 30,000, कभी 35,000। उसके लिए एक गाने को हम एक वीडियो बनाते हैं, अभी एक गाना हम रिकॉर्ड करते हैं। मैं खुद सिंगर हूँ, मैं अपना खर्चा छोड़ देता हूँ, मेरा म्यूजिक में 20-25,000 रुपये खर्चे लग जाते हैं। उसके बाद मेरे को वीडियो बनाने पड़ते हैं 40,000, 50,000 के जो खर्चे लग जाते हैं। 75,000 रुपये एक गाने को हम रिलीज़ करने तक लगा लेते हैं। उसके बाद वो एक गाना आपको कभी 75,000 नहीं दे सकता है। कि आप ये सोचो कि मुझे 1 महीने 2 महीने में आपको 75,000 रुपये मिल जाएंगे, असंभव वाली बात है, बिल्कुल नहीं मिल सकता है। आपको मेहनत करना है। हाँ, ऐसा है कि आपका एक सॉन्ग है, सदाबहार सॉन्ग है, आपको लाइफ टाइम पैसा देगा, लेकिन उस पैसे का आप हिसाब नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो काफ़ी लंबा जाएगा, वो टुकड़ों में आएगा। सही बात है। तो आप उस पैसे को टुकड़ों में आएगा तो आपको काम करने के लिए भी काफ़ी दिक्कतें होंगे। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आज अपनी संस्कृति को बचाएं और अपनी संस्कृति के लिए काम करें। पैसे तो आए ना आए, हम मंच से पैसे कमा लेते हैं कि अपनी संस्कृति के लिए काम करने के बाद हमारा जो कल्चर है वो जिंदा रहे, लोग हमें जाने, कि लोग भूल ना जाएं। क्योंकि हम इस काम को छोड़ते हैं तो लोग भूल जाएंगे हमें, क्योंकि हमारे पास कोई जरिया नहीं है। तो हमारी एक मजबूरी भी है यहाँ पे काम करना, और प्लस एक अच्छा भी है कि प्लेटफॉर्म हमारा ये है कि हम आगे के लिए, भविष्य के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उसका तैयार कर रहे हैं। वो भविष्य के लिए, चाहे हम बुढ़ापे के बाद हमारे बच्चे पीछे उस चैनल को यदि चला पाएंगे, उसका बेनिफिट ले पाएंगे। और हो सकता है कि कभी ऐसा भी समय आता है कि रातों रात आदमी पैसे भी कमा लेता है, क्योंकि कोई आज का समय सोशल मीडिया का समय है, क्या उठ जाता है क्या बैठ जाता है कोई पता नहीं रहता है। क्योंकि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने अपने कल्चर पे ध्यान रखना है, अपनी लोक संस्कृति, लोकगीत जो हमारे उत्तराखंड की है उसको हमने जिंदा रखना है। तो उसको जिंदा रखने के लिए हमें ये काम करना ही पड़ेगा। हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट की ओर से भी यदि इस पे एक प्लेटफॉर्म बन जाए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी गरीब बच्चे हैं, गरीब जनता है जो पीछे से जुड़े हुए हैं, गांव से बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो जिनको मौका नहीं मिल पाता है। हम एक गाना गवा देते हैं उनको, मान लो एक गाना गवा देते हैं तो उसको दोबारा मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है ना, क्योंकि हम उसको उतना पैसा नहीं दे पाते हैं। अब मैं एक सिंगर हूँ, मैं बोलूँ कि यार चलो मैं 10,000 रुपये आपको देता हूँ, 5,000 रुपये मैं आपको देता हूँ, आप एक गाने गा दो। आप एक बार तो लगा दोगे, लेकिन आपको उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है तो आप दोबारा उनको भी नहीं बुलाओगे। ये बिल्कुल सच बात है कि हम उस संस्कृति के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है जो हमारी लोक संस्कृति आगे जाए, और उसमें भी हमें ऐसे प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि गरीब बच्चों को जिनके अंदर टैलेंट है उनको लाया जाए मंच में। और उससे गवर्नमेंट यदि इस काम को आगे करे तो हमारी संस्कृति में काफ़ी चीज़ें बदल सकती है और बहुत चीज़ें निखार आ सकती हैं इसमें। और जो हमारी परंपराएं जो पुरानी छुपी हुई हैं आजकल कोई नहीं दे पा रहा है उस चीज़ को। हम प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हम लोगों ने भी नहीं देखी है, हम भी उन पुराने लोगों को ढूंढ रहे हैं कि यार क्या हमारी संस्कृति थी उनको लाओ। तो आज हम ढूंढ रहे हैं। अभी आज के जनरेशन को तो कुछ पता नहीं है कि ये क्या है कैसा है। जब हमें पता नहीं है तो हमारे पीछे वालों को तो बिल्कुल ही पता नहीं होगा। जब हम वो चीज़ लाएंगे तब उनको भी पता रहेगा कि हम कहाँ थे, हमारी संस्कृति क्या थी, क्या हमारा खान पान था, कैसा हमारा रहन सहन था, कैसी जगह से हम आते थे। अब कई चीज़ें ऐसे हैं जिनका हमें भी नाम पता नहीं है, हमारे बच्चों को तो क्या ही पता हो। सही बात है सर। इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जब हम बात कर रहे हैं नए गायकों की, आपने अभी हाल ही में जो आपका जो आपने हमें सुनाया भी, घमक्याई हुड़की, एक गाना है जो एक पारंपरिक वादन पे है, पारंपरिक शैली में है। डीजे का ज़माना चल चुका है भाई, सबको कान फोड़ू म्यूज़िक चाहिए, डांस होना चाहिए, चाहे फिर गाना कैसा भी हो, ये वाला ज़माना आ गया है। तो सर ये बताइए मुझे कि जो ये नए छाने के गायक हैं जो चाहते हैं कि बस पैसा कमाना तो ऐसे ही गाने बनाने चाहिए, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि जो हमारा लोक संगीत है, उनका कहना है कि लोक संगीत में पैसे नहीं है,
और जो डीजे वाले सॉन्ग हम बजा रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं इसलिए हम बना रहे हैं। तो क्या मतलब ये तरीका सही है करने का, क्योंकि लोग सुन रहे हैं इसलिए बनाते जाएंगे, परंपरा से हमें मतलब नहीं, ये ज़्यादा नहीं चलेगा। मैं ये मानता हूँ कि ये ज़्यादा नहीं चलेगा। जो हमारी लोक संगीत है वो कभी छुप नहीं सकती है। आप कुछ टाइम के लिए आप डांस करोगे, कुछ टाइम के लिए आप डीजे घूमोगे, कुछ टाइम के लिए आप बहुत आगे उछल कूद कर लोगे, लेकिन आपको आना उसी जगह पे है जहाँ जो आपकी संस्कृति है, जो आपका संगीत है। आप जाओ, कहीं भी जाओ, वो मैं भी चाहता हूँ यार लोगों के गानों में डीजे में नाच रहे हैं लोगों के, हम भी नाचें और हम भी गाएं, लेकिन नहीं। आप जब इस जगह पे आओगे, एक समय आएगा आपके पास कि आप भी उस समय में आप अपनी संस्कृति और अपनी संगीत को ढूंढोगे। और आज का जनरेशन, जो आज का जनरेशन है, वो जनरेशन कुछ टाइम के बाद खुद हमारी जगह है, इस लेवल पे होगा। तो हमारे लेवल में जब वो होंगे तो वो अपनी लोक संगीत ढूंढेंगे। आज विदेशों में भी लोग हैं कि बोलते हैं यार हमें लोक संगीत हमारी छुप गई। जब हम ही जो नहीं सुना पा रहे हैं आपको, तो आप सुनेंगे कहाँ से? क्योंकि हमने भी तो आपको लोक संगीत देना है, तभी तो आप सुनेंगे। और जो जनरेशन है, जनरेशन कोई बात नहीं, वो ठीक है, कोई टाइम, कुछ टाइम के लिए ऐसा भी चलना अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारी आज की जो संस्कृति से जुड़े हुए जो लोक संगीत हमारी उत्तराखंड की थी, काफ़ी चेंज भी आ गया है। चेंज भी ज़रूरी है, जिससे हमारी लोक संस्कृति आज देश विदेशों में भी जाना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमारे लोक संगीत से ही जानते हैं, हमारी जो नई ट्रेंडिंग सॉन्ग है उनसे भी लोक संगीत जुड़ी हुई हैं। लेकिन हमें काम करना पड़ेगा अपने लोक गीत पे, लोक संस्कृति पे, और यही हमारी जो लोक संगीत और लोक संस्कृति रहेगी। आने वाले भविष्य, आने वाला जनरेशन भी उसी को फॉलो करेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई आपको डीजे के सॉन्ग बनाने हैं, आप बना लीजिए, लेकिन उसके साथ आपका लोक भी बचा रहे। लोक को आप जो है मारे ना, क्योंकि सिर्फ आपको व्यूज़ चाहिए, इसलिए आप सिर्फ डीजे सॉन्ग नहीं बना सकते। ये एकदम आपने सही बात कही सर। इसी को आगे बढ़ाते हैं, और एक सवाल हमेशा भाषा का होता है, क्योंकि भाषा भी एक ऐसी चीज़ है कि वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। लेकिन आप गढ़वाल में चले जाइए, आप कुमाऊं में चले जाइए, लोग जो है अपनी भाषाओं में बात करने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं। रीज़न ये भी हो सकता है कि उनको नहीं आती होगी, लेकिन अगर नहीं आती तो उनको कैसे सिखाया जाए, और अपनी भाषाओं को बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए क्या हम अपने स्तर पर कर सकते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो जो हमारी बोली भाषा है, कुमाऊं की भाषा है, चाहे गढ़वाल की भाषा है, चाहे जौनसारी भाषा है, जो भी हमारी लोक भाषा संस्कृति से जुड़ी जो हमारी भाषा है, हमने खुद बोलने का प्रयास करना चाहिए। और हमने अपने बच्चों को भी उस भाषा को सिखाना है। मैं चाहता हूँ कि सबसे बड़ा गुरु घर है, माँ बाप है। आप स्कूल में जाके सीखने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा। हम घर में यदि हमने सीखा अपने माँ बापों से, हमारी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती है हमारी भाषा की, तो हमने घर में सीखा है माँ बापों से, अपने गांव से, कि अपने अड़ोस पड़ोस से। वहाँ पे क्या होता है कि सभी लोग अपनी बोली भाषा बोली जाती है। तो आप घर से बाहर हो, शहरों में हो, तो अपनी बोली भाषा तो अपने माँ बापों को भी पता है। तो मैं प्रयास ये करो कि घर में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बोली भाषा का यूज करें, जिससे अपने लोग भाषा भूले ना लोग बच्चे। आने वाला जनरेशन अपने आप ही बोलने लग जाएंगे। मैं यहाँ से बॉम्बे गया, बॉम्बे में मैं अपने काफ़ी पुराने लोग हैं जो मैं हिंदी में बात कर रहा था उनसे, वो मेरे को पहाड़ी में बात कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और उनके बच्चे जो आज के जनरेशन है, जो जिनने अभी अपना ये पहाड़ नहीं देखा है, वो हमसे पहाड़ी में बात कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। तो एक उदाहरण भी है ये चीज़ें कि हम विदेशों में भी रहते हैं, तो हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम कहीं भी रहें।
वो तो रहना तो एक आदमी की मजबूरी है, मेरी मजबूरी है कि भाई मैं पेट पालने के लिए मेरे को शहर से दूर भी रहना पड़ेगा, पहाड़ से दूर भी रहना पड़ेगा, मेरे को देशों में भी रहना पड़ेगा, विदेशों में भी रहना पड़ेगा। वहाँ पे आपको उनके हिसाब से बोली भाषा भी यूज़ करनी पड़ेगी, कभी इंग्लिश भी बोलनी पड़ेगी, कभी हिंदी भी बोलनी पड़ेगी, लेकिन आप अपनी भाषा अपनी मातृभाषा है जो वो तो छोड़नी नहीं है, वो तो बोलनी ही बोलनी है आपने। वही चीज़ें हमारी जो संस्कृति है वहीं से जुड़ी हुई है, वहीं से जुड़ी हुई है। सर ये तो लोक की बातें हो गई, अब थोड़ा हम ललित मोहन जोशी जी पर आते हैं। आप जो है मुनस्यार से आते हैं। मुनस्यार जब आपका बचपन रहा होगा और वर्सेस आज का मुनस्यार, क्या बदलाव नज़र आता है आपको? नहीं, मैंने उस समय एक टाइम देखा था, मैंने 15 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल पढ़ा है। आज जब मैं जाता हूँ घर में तो मेरे घर तक तो रोड नहीं है अभी मेरे, फिर भी मैं जहाँ मैं गाड़ी से उतरता हूँ वहाँ से मेरा गांव कम से कम 5 किलोमीटर है, और 5 किलोमीटर हम अभी भी पैदल जाते हैं। 2 साल में हम अपने गांव जाते हैं और देख के आते हैं। और आज और उस समय में काफ़ी बदलाव है। एक समय था मैं 15 किलोमीटर पैदल चलता था, एक समय है 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, और सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी हो गई हैं अभी। ऐसा नहीं है कि सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि मुनस्यारी एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है कि लोग आज वहाँ जाने के लिए तरसते हैं। लोग मुझे पूछते हैं कि आप मुनस्यारी जैसी जगहों में रहते हो और हमें नहीं ले जाते हो। हम तो बोलते हैं कि हम तो अपने गीतों के ज़रिए आपको संदेश देते हैं कि भैया हमारा इतना प्यारा मुनस्यार, और मैंने कई गाने गा रखे हैं मुनस्यारी के बारे में। बड़ी अच्छी जगह है, सामने पंचाचूली और सामने मुनस्यारी का मार्केट। सुबह सुबह देखो पंचाचूली से धुआं निकलता है, जब सुबह सुबह ऐसा लगता है भगवान वहाँ से खुद स्वयं पूजा करते हैं। इतनी सुंदर जगह है। तो एक समय था कि जब हमारे पास वहाँ पर सुविधाएं नहीं थी। आज तो वहाँ पर रहने के लिए रेस्टोरेंट हैं, होटलें हैं, बड़े बड़े कॉटेजें हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं। उस समय तो हमने देखे थे होटल भी हुआ करते थे, तो खाली टीन वाले होटल हुआ करते थे। आज के समय में तो ऐसे ऐसे बिल्डिंगें बनी हुई हैं। मतलब काफ़ी मतलब 20-25 साल के अंदर काफ़ी बदलाव देखा है, और समय का बदलाव देखा है, तो समय के हिसाब से चीज़ें भी बदली हैं। सर जब मुनस्यार की बात आती है तो आपने कई गाने उस पे गाए हैं, एक सैडो संसार आदो मुनस्यार, कुछ इस तरह की लाइनें उस गाने की। खैर मुनस्यार को लेकर के आप कोई भी एक गीत अगर हमें सुना सकें, अगर आपको याद होगा तो प्लीज़ 2 लाइनें हम सुनना चाहेंगे उसके। तैली ज्वारा मेली ज्वारा मुनस्यारा, तैली ज्वारा मेली ज्वारा मुनस्यारा, बीच माँ पड़ छा बेटुली धारा, बीच माँ पड़ छा बेटुली धारा, वहाँ बेटी देखी छा न्यारा मुनस्यारा, वहाँ बेटी देखी छा ज्वारा मुनस्यारा, तैली ज्वारा मेली ज्वारा मुनस्यारा, तैली ज्वारा मेली ज्वारा मुनस्यारा। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। मुनस्यार से सर आपके जब जैसे कि आपने पहले शुरुआत में भी कहा कि आपने गोपाल बाबू गोस्वामी को और नरेंद्र सिंह नेगी और हीरा सिंह राणा जैसे गायकों को सुनकर अपने एक खुद को संगीत के लिए तैयार किया। क्या कभी मौका मिला इन लोगों से मिलने का, और अगर मिला मौका तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? नहीं, बहुत बढ़िया। मैं नेगी जी से तो बहुत पहले मिल चुका हूँ, लगभग नेगी जी से मेरी काफ़ी मुलाकात हो चुकी हैं, और पहली मुलाकात मेरी उनसे रानीखेत में हुई थी, और लगभग 2009-10 में। उसके बाद उनसे मेरी फिर दिल्ली में मुलाकात हुई। उसके बाद फिर ये पिछले साल ही हम ये अभी इसी साल हमने जब मुंबई कौतिक हुआ वहाँ मुलाकात हुई। बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मैं तो उनको गुरु मानता हूँ। और गोपाल बाबू गोस्वामी जी तो मेरे समय में रहे नहीं, वो तो चले गए थे। हीरा सिंह राणा जी से भी काफ़ी मुलाकात है, उनके साथ हमने भी प्रोग्राम कर रखे हैं, काफ़ी प्रोग्राम कर रखे हैं। बरेली में किए हैं और हल्द्वानी में करे हैं, दिल्ली में करे हैं। मुलाकात लगभग सारे कलाकारों से हुई है मुझे, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा छूटा नहीं है। प्रीतम बर्दवान जी हैं, उनसे भी काफ़ी मुलाकात, एक साथ रिकॉर्डिंग करते थे हम टी सीरीज़ में, जब मैं टी सीरीज़ के लिए गाना गाया करता था।
तो काफ़ी मुलाकातें हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिससे मेरी मुलाकातें नहीं है। सभी जो भी आर्टिस्ट हैं उत्तराखंड के बड़े बड़े कलाकार हैं, तो सभी से मुलाकात है। सभी से मेरा एक ही ध्येय रहता है कि सबसे मान सम्मान से ही बात करो और सभी से प्यार प्रेम से रहो, सभी का मान सम्मान करो, आपको खुद ही मान सम्मान मिल जाएगा। सही बात है, एकदम सही कहा आपने। जब लोक कलाकारों की बात आ रही है और जब आपने कहा कि मैं कई सभी कलाकारों से मिला हूँ, तो एक हमारे कलाकार हुए कुमाऊँ के पप्पू कार्की, पप्पू दा, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो जिस तरह की गाने उन्होंने गाए, जिस तरह की एक जर्नी वो संगीत में कर रहे थे, बहुत आगे जाने वाले थे। सर आपको क्या यादें पप्पू दा को लेकर के हैं? पप्पू कार्की किस तरह के इंसान थे? कब आपका उनसे मिलने हुआ? क्या दोस्ताना संबंध थे या फिर हाँ यार इससे प्रोफेशनल थे कि हाँ जी एक मंच पर मिले, गाना गाया और अलग अलग? नहीं, पप्पू कार्की जी बहुत ही अच्छे एक आर्टिस्ट थे। आज रहे नहीं हमारे बीच, लेकिन मेरा एक दिल का रिश्ता था भाई से। वो मेरे घर भी आते जाते रहते थे और काफ़ी हम प्रोग्राम भी एक साथ कर रखा है हमने, और मतलब दिल से बहुत अच्छा मानता था। उनका लिखा हुआ एक सॉन्ग भी गाया था मैंने चांदनी इंटरप्राइजेज के लिए, और काफ़ी अच्छा सॉन्ग है जो काफ़ी ट्रेंडिंग में भी चला वो सॉन्ग। उसके बाद मैं खुद उनके स्टूडियो गया, स्टूडियो जाके हमारी प्लानिंग थी कि नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करेंगे हम। उन्हीं के स्टूडियो से कोई एक सॉन्ग तैयार हो रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मेरे बीच से निकल ही गए। मतलब एक ऐसा टाइम था कि मतलब जब हम कुछ काम का प्लानिंग कर रहे थे, तो मैं छुट्टी आया था उसी दौरान, और हमारी प्लानिंग होने के बाद उनका कहीं प्रोग्राम था। उसके बाद मैंने कहा यार नेक्स्ट बार जब मैं छुट्टी आऊँगा तो आपका मेरा ये जो है काम स्टार्ट करेंगे। तो उसी बीच वो जैसे मेरी छुट्टी, आज मैं ज्वाइनिंग हुआ, दूसरे दिन सुबह खबर मिली कि वो तो ऐसा हो गया। बहुत अच्छे नेचर के और बहुत अच्छा एक कलाकार खोया हमने उत्तराखंड का, जो उत्तराखंड के लिए एक ऐसी चीज़ देने वाला बंदा था। तो भगवान को भी शायद वही इच्छा होगी, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं कि अच्छा इंसान रह नहीं पाता है, शायद ऊपर वाले को भी वही मंजूर था। हाँ एकदम सही कहा आपने कि पप्पू दा की हम बात कर रहे हैं और आपने पप्पू दा के साथ कई गाने गाए भी हैं। अगर आपको कोई गाना याद आता हो या उनका या फिर जो आप लोगों ने साथ में गाया हो तो हम ज़रूर से सुनना चाहेंगे, अगर कोई याद है आपको तो। ऐजा रे चत बैसाखा मेरा मुन शारा, क्या भलो रंग रंगीलो मील माजो हारा। ऐजा रे चत बैसाखा मेरा मुन शारा, क्या भलो रंग रंगीलो मील माजो हारा। थोड़ा भावुक हो जाता हूँ मैं भाई के गाने। गाने तो एक से एक सुपर हिट गीत दिए, बहुत ही सरयू का बगड़े में ऐसे गाने में, मतलब मुझे तो आज ऐसा लगता है जब उसके गाने सुनता हूँ भाई के, तो मतलब ऐसा लगता है कि यार अंदर से ही अलग फील हो जाती है। मतलब एक दुनिया ही अलग में चले जाता हूँ कि मतलब बहुत कम टाइम और ऐसे गाने दिए कि लोग ज़िंदगी भर याद रखें। जो आपने बात कही ना कि अपने लोक परंपराओं के ज़रिए गीतों को लोगों तक पहुंचाना है, तो कुछ उसी तरह के गीत जो है पप्पू दा ने गाए हैं। एंड जब हम आपकी बात कर रहे हैं, आप ललित जी की बात कर रहे हैं, फौजी हैं प्लस गायक हैं, दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं? क्योंकि अब गाने के लिए आपको छुट्टी आना है, फिर आप रिकॉर्ड करोगे, फिर चीज़ें चलती हैं, तो कैसे सब प्लान होता है कि हाँ यार चलो अब करना है इस चीज़ को? मुझे काफ़ी कम टाइम मिल पाता है एक्चुअली। एक जॉब के साथ आप एक सेकंड पार्ट काम कर रहे हो, तो उसके लिए पहले आपको तैयारी भी करनी है। तैयारी करने के लिए आपका माइंड भी बहुत सेट होना चाहिए। तो इसके लिए मैं काफ़ी मतलब जो भी वहाँ पर भी अपना काम करता हूँ, जो भी मेरे पास फालतू का टाइम होता है, रात को सोता हूँ तो अब अंदर ही अंदर गुनगुनाता हूँ, उसी को मैं गुनगुनाते हुए
रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ। फिर उस पर जब भी मुझे टाइम मिलता है उस पर फिर मैं काम करता हूँ। और जब मुझे छुट्टी आना होता है तब मैं उन गानों की रिकॉर्डिंग करता हूँ, तब मैं पब्लिक को दे पाता हूँ। फिर उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है, यदि हर गाने तो हिट नहीं हो सकते हैं, वो तो असंभव वाली बात है कि मैं सोचूं कि मेरे हर गाने हिट हो, ऐसे उसमें से हम 5 गाने 6 गाने करते हैं, उसमें से 2 गाने हिट होते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग कम से कम लोगों तक पहुंच रहा है कि भाई हम जो चीज़ दे रहे हैं लोग इसको सुन रहे हैं कि हाँ ललित मोहन जोशी अभी भी गा रहे हैं। कई लोगों को ये भी हो गया था कि काफ़ी टाइम मैंने बीच में गैप कर दिया था, 5 साल 6 साल मैंने गाने बिल्कुल बंद कर दिए थे। लोगों ने सोचा कि वो छोड़ दिया, उन्होंने काम ही छोड़ दिया भाई। अब कई लोग तो बोलने लगे कि वो तो इस दुनिया से भी चले गए, अब नहीं आते उनके गाने। सोशल मीडिया है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया का एक ऐसा समय है कि आज जो बच्चे को जिसको कभी मौका भी नहीं मिल पाता था वो उसको भी मौका मिल जाता है। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। और हाँ, कमाई के जरिए से जो है कि थोड़ा चीज़ें ख़राब है, परिश्रम करनी पड़ेंगे, काफ़ी टाइम लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी है। उस मेहनत के लिए हर आदमी सक्सेस नहीं हो सकता। आप 5 गाने 10 गाने यूट्यूब चैनल में डाल दो और मेरी कमाई होगी समझोगे तो ये असंभव वाली बात है, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना है। मैंने जब शुरुआत में चैनल खोला था कम से कम 2.5 लाख रुपये खर्च करे थे। 2.5 लाख रुपये खर्च करने के बाद फिर धीरे धीरे इनकम हुई। आज मेरे पास कम से कम 1.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइब हैं, तो मुझे अर्निंग आ रही है। तो मुझे ये नहीं है कि कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार चलो पर मंथ मेरा कुछ तो आ रहा है, कभी 15 आ रहे हैं, कभी 20 आ रहे हैं, कभी 25 आ रहे हैं, तो आ रहा है, मतलब इकट्ठा नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे आ रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि चलो आते रहेगा, कुछ आते रहेगा। यूट्यूब के लिए आपको हर महीने एक सॉन्ग डालने ही डालने हैं, आपने कुछ ना कुछ कंटेंट डालना ही डालना है जिससे आपकी अर्निंग आएगी। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि आप कुछ नहीं करोगे तो डैम्प हो जाओगे, कुछ करोगे तो उठ जाओगे। सही बात है, ये चीज़ है। मतलब वो है कि आपको कम से कम, अब जो पहले दौर था कि आपने 8 गानों का एक सेट तैयार किया, आपका एक एल्बम रेडी हो जाता था, फिर कंपनी देखेगी, बस हमारा काम था कि भैया पैसे पकड़ो अपना, बस अब कंपनी जो है अपना काम करे। बहुत अच्छा दौर था, ऐसा नहीं, वो भी बहुत अच्छा दौर था। और कम से कम वो पैसे हम एक जगह पे कुछ यूज कर पाते करते थे। आज वो ये समय नहीं है कि यार जो वहाँ से पैसा आएगा तो हम उस पैसे टुकड़े टुकड़े पैसे से हमको बहुत दिक्कतें होती काम करने के लिए। इससे क्या होता है कि आप कोई चीज़ प्लानिंग कर पाते हो तो उसके लिए आप प्लानिंग तो कर लेते हो, लेकिन प्लानिंग करने के पीछे आपके पास जो मेन बजट है वो हो नहीं पाता है। हम कम से कम हम उस समय कम से कम साल के 5 एल्बम या 6 एल्बम कर लेते थे, तो 6-7 लाख रुपए हम इकट्ठा कर लेते थे। आप कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद लो, या फिर आप अपने बच्चों को एजुकेशन दे दो, या आप अपना अच्छा घर बना लो, या फिर आप गाड़ी ले लो, कुछ भी प्लानिंग करो तो आपका एक बैलेंस बन जाता था। ये बात है, ये चीज़ है सर। क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है और हम इंटरव्यू के आखिरी दौर में हैं, जैसे कि आपने बच्चों की बात की, आपके परिवार को लेकर मैं बात करना चाहूँगा। आपके 2 बेटे हैं, और क्या उनको भी, वो भी संगीत की यात्रा में शामिल होने वाले हैं, या कोई डिफरेंट करियर अपने लिए चुन रहे हैं? कोशिश ये है कि पहले तो अपना कैरियर बनाएं। हाँ, कैरियर आज के समय में ऐसा है, कैरियर सबसे पहले है। जब आप अपने आप पे खड़े हो, संगीत तो मैं सोचता हूँ कि एक सेकंड पार्ट है। वो आप जैसे मैं हूँ, मेरा पूरा जीवन संगीत से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं भी एक जॉब करता हूँ, मेरा सेकंड पार्ट संगीत से जुड़ा हुआ है। हाँ, आपके पास एक कहीं का आप नहीं रह पाते हो कि यार कहीं हमने जॉब भी नहीं कर पाया, हमें नौकरी नहीं मिल पाई, आपके भाग्य में ही नहीं हो पाया, तो लास्ट ऑप्शन के लिए मैंने बच्चों के लिए वो भी तैयार कर रखा है। ऐसा नहीं कि बच्चे पैदल नहीं रहेंगे, कि भैया कुछ सीखो, हाँ कुछ सीखो, और यदि तुम्हारे पास जॉब होगी तो तुम्हारा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, पीछे से तुम संगीत भी करोगे। तो ये चीज़ें, सीखी हुई चीज़ें तो कभी बाहर जाएंगे नहीं, वो चीज़ तुम्हारे अंदर ही रहेंगे टैलेंट। तुम चाहे आज जॉब करो, कल के दिन तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम वो भी दिखा सकते हो, वो तुम्हारा प्लस पॉइंट है, वो तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा। अब एक चीज़ पे तुम हाथ डालोगे और दूसरी चीज़ को छोड़ोगे तो फिर ये चीज़, संगीत भी एक ऐसी चीज़ है कि जिससे पूरा करियर आप जीवन भर कम से कम पहाड़ में तो नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, क्योंकि खासकर पहाड़ में इतना पैसा है नहीं। हम प्रोग्राम के लिए जाते हैं, कई चीज़ें हमको झेलनी पड़ती हैं,
क्योंकि आप ये तो नहीं कर सकते कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए भैया कि एक प्रोग्राम करना है, आप कीबोर्ड में बजा लूँगा, 2 गाने गा लूँगा, 50,000 रुपये दूंगा, नहीं तो नहीं। वो बोलेगा ठीक है भैया, नहीं है हमारे पास, आप चले जाओ। तो क्या कर लोगे आप? इसलिए आपके पास क्या होना है कि सबसे पहले अपना करियर को लेके स्ट्रॉन्ग रहना है। आपका करियर है, पीछे आपका प्लस पॉइंट है, फिर आप अपना एंजॉय करो। कोई बुलाए तो बुलाए, ना बुलाए तो भैया चल तो भैया भाई, कम से कम इतना तो है आपके पास कि यार मेरे पास संगीत है, मैं जुड़ा हूँ। कल के दिन कोई ये तो ना कि कहे कि यार आपके पापा तो बहुत अच्छे गाना गाते थे, हाँ आपको तो कुछ आता नहीं है। तो ऐसा नहीं, बच्चे भी मेरे दोनों का एक कीबोर्ड भी बजाते हैं, गिटार भी बजाते हैं, ढोलक भी बजाते हैं, मतलब गाते भी हैं। अभी मेन फोकस इनका मैंने ये रखा है कि पहले करियर पे रखो, ये सेकंड पार्ट रखो बेटा, क्योंकि सेकंड पार्ट रखोगे तो बेनिफिट रहेगा। जब करियर का समय ही निकल जाएगा उसके बाद तुम्हारा फोकस रहेगा, क्योंकि सीखी हुई चीज़ें कभी दूर नहीं जाती। सही कहा। तो बच्चों के गुरु कौन है, आप ही हैं या कहीं और? नहीं, बच्चों के गुरु अब ये बच्चों के माँ हैं। अच्छा। और कोशिश है कि थोड़ा बहुत सिखाने के लिए भी हमको कोशिश, थोड़ा अपना भी पीछे से रहता है कि हाँ सीखो। और पीछे थोड़ा बहुत सीखने के लिए मैंने कहीं इंस्टीट्यूट में भी भेजा था। थोड़ा बच्चों का जब था टैलेंट, तो मैंने कहा कुछ चीज़ का ज्ञान भी होना ज़रूरी है, बिना गुरु के ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता है। तो बिना गुरु के ज्ञान लिए आदमी कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो कुछ टाइम मैंने बच्चों को भेजा, सीखने के लिए भी भेजा, सीखा है। मैंने कहा अभी आप पढ़ाई का टाइम हो गया बेटा, कुछ टाइम स्टॉप करो, आगे का भविष्य फिर आगे देखेंगे। पढ़ाई के साथ धीरे धीरे वो चीज़ें भी आ रही हैं, चल रही हैं। सर आखिरी सवाल आप तक रखना चाहूँगा और उसके बाद हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। जो यूथ जो नए गायक आ रहे हैं, और आपके बच्चे भी भगवान ने चाहा तो करियर के साथ गायकी करेंगे और वो भी अपने गाने लेकर आएंगे, जो नए गायक आ रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह के गीत उन्हें गाने चाहिए और किस तरह की चीज़ें वो लोक और डीजे को दोनों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं ताकि वो कमाएं भी और लोक को भी बचाएं? तो वो कैसे हो सकता है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मेन फोकस होना चाहिए हमारी लोक संस्कृति, लोक संगीत पर। डीजे ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं भी गाता हूँ डीजे के लिए, मैं भी गा रहा हूँ, ऐसा है, वो भी आप मैनेज करो। कुछ गाने आप ऐसा करो कि आज के हिसाब से चलो, ज़्यादा फोकस आप अपने लोक संगीत पे रखो। आप लोक संगीत पे फोकस रखोगे तो आप लॉन्ग टाइम रहोगे। आप यदि फोकस नहीं करोगे लोक संगीत को तो फिर आप लॉन्ग टाइम कवर नहीं कर पाओगे। लॉन्ग टाइम कवर करना है तो आपको लोक संगीत पे जाना पड़ेगा। लोक संस्कृति हमें पहचानना पड़ेगा, लोक संस्कृति के लिए हमें काम करना पड़ेगा। जो सदाबहार गीत होते हैं, जो आज तक लोग सुनेंगे। आज गोपाल बाबू गोस्वामी को क्यों सुन रहे हैं, बेड़ूपा को, कैले बाजे मुरली। आज मैंने ही एक सॉन्ग गाया है डीजे में, तेरखुटा जाऊँ रे बाजी के, हो गया वो कितने 3-4 महीने आदमी लोगों ने सुना। अभी उस चीज़ को, उस गाने को कोई नहीं पूछेंगे, लेकिन टक टकाटक कमला आज भी सुनेंगे लोग। वो एक उस समय की जो संगीत से जुड़ा हुआ है ना, उसके अंदर वो चीज़ें हैं कि लोक संगीत से सदाबहार गीत हैं। आज का दिन है, नैनताल की मधुली है, हे दीपा है, ऐसे ऐसे सॉन्ग हैं जो लोग कभी भूल नहीं सकते हैं कि वो लोग हमारे लोक संगीत से जुड़े हुए गीत हैं। आज का ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मत गाओ, नहीं गाओ, उसको भी गाओ, लेकिन आपको लोक संस्कृति के साथ साथ उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या दे रहे हैं और कहाँ तक हमने जाना है। आपकी सीमा हाँ, यदि आपने उस सीमा को आगे ले जाना है तो आपने आना पड़ेगा उस जगह पे। यदि आपने उस सीमा को कम करनी है तो फिर आप, क्योंकि कुछ भी निकालो, कुछ भी करो, वो 4 दिन के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चाहे मैं ही हूँ, चाहे कोई हो, उसके लिए कोई वो नहीं। नेगी जी को आज क्यों याद करते हैं, वो भी तो निकाल सकते हैं डीजे सॉन्ग, कौन सी बड़ी बात है। कभी नहीं करते हैं वो काम, वो अपनी लोक संस्कृति के लिए काम करते हैं, लोक संगीत के लिए ही वो काम करते हैं, तभी आज लोग उनको भी जानते हैं और वो आज हमेशा जानते रहेंगे, उसमें कोई वो नहीं है।
एकदम सही कहा आपने। तो ललित जी, इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को ख़त्म करने का जो एक अच्छा ज़रिया होगा वो आपकी आवाज़ से ही होगा। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी गीत जो आपको याद हो अभी, तो उस गीत के साथ हम इस इंटरव्यू को समाप्त करें। जी, मैं एक सॉन्ग आया था मेरा पिछले साल, पंछी हूँ ना, 2 लाइन उसको सुनाऊंगा। पंछी हूँ ना उड़िया ना, मैं तेरी मुल्का तैक देखना, मैं तेरी मुल्का तैक देखना, यो हिया मैं तेरी माया, तेरे बिना मेरो मन न लागना, तेरे बिना मेरो मन न लागना, पंछी हूँ ना उड़ियो ना, मैं तेरी मुल्का तैक देखना, मैं तेरी मुल्का तैक देखना। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। इतना आप काफ़ी बिज़ी थे आज और आपने उसमें से वक्त निकाला हमारे लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ललित मोहन जोशी जी, जिन्होंने इनके गीत पहले भी सुने होंगे, आज भी गीत सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। तो उनके लिए हमने कोशिश की कि ललित मोहन जोशी जी को आपके सामने पेश किया जाए। कुछ सवाल अपने और कुछ सवाल जो आपने पूछे थे वो उनके सामने रखें और उनका जवाब आपको मिल गया होगा, हमें मिल गया है। तो इसी के साथ इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर एक नई शख्सियत होगी, नए सवाल होंगे और फिर नए जवाब होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।